एतमाद हासिल करना है। आप कहते हैं कि गिने चुने लोग हैं, चलो गिने चुने ये भी तो हमारे अपने लोग हैं, ये तो पराए तो नहीं ना है, अपने लोग हैं, इनसे बात करो। अगर मैं कहता हूँ अगर एफआईआर लगने के बजाय, चलो एफआईआर लगी, अगर इनको आपने बुलाया होता ना, अपने पास बिठा के बात की होती ना, कसम खा के कह रहा हूँ मैं, ये हालात बदल जाएंगे, वाकई में बदल जाएंगे। एक पेड़ जो है वो बचपन से टेढ़ा है, उसको आप बड़े होकर जोर जबरदस्ती सीधा नहीं कर सकते हो। ये टेढ़ा हो गया, इसको छोड़ो, नई जनरेशन देखो, नई जनरेशन में आप एतमाद हासिल करो, उनको बोलो कि नहीं आप गलत हो। जब तक ना हम नई जनरेशन पे ये फोकस करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं बनेगा, जोर और ज़बरदस्ती हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फ़लाही आपको आज फिर से एक बार चिनाब वैली के एक शाहीन से मुलाकात करने जा रहा हूं। आपको बताएं कि हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए ताबिश ज़रगर जी हैं, जो कि इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ के स्टूडेंट है। ये अब वकालत वहाँ से कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ जो इस वक्त बात करने वाले हैं ये लॉ के स्टूडेंट हैं, वकील बनने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि ये बेहतर से बेहतर वकील बनेंगे। और हमें हमारे ज़िला डोडा में जिस तरीके के केस है, जिस तरीके से यहाँ पे जो भी ज़्यादतियाँ होती हैं और इंसाफ दिलाने के लिए इनका एक अहम रोल रहेगा इंशाल्लाह, ऐसा उम्मीद हम रखते हैं। पहली बात तो ये है कि लॉ स्टूडेंट होने के साथ साथ ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसके अलावा काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी एनजीओज़ के साथ भी जुड़े हैं और इस वक्त स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हैं। तो हमें लगा कि आज का जो माहौल है इसमें काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे थे, तो उसमें हमें लगा कि इनके साथ भी बातचीत की जानी चाहिए कि आज का यूथ क्या कहता है आज के मसाइल के बारे में। तो ताबिश जी, पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं शोम चैनल डोडा में। शुक्रिया इदरीस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ताबिश जी, जिस तरह से काफ़ी 2019 से लगभग कोविड-19 का पूरा दौर चला और अभी 2021 हो रहा है और अभी भी हमारे यहाँ पे केसेस आ ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा मांद पड़ गई। तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त से लेकर के आज तक मतलब किस तरीके की सिचुएशन बनी तालीमी इदारों में बच्चों के साथ, और उससे पहले किस तरीके से चल रहा था, और आज परसेंटेज ज़्यादा आ रही है बच्चों को बामुकाबिल इससे पहले नहीं आती थी। तो आपको क्या लगता है कैरियर में कुछ फ़र्क पड़ सकता है या अभी नहीं पड़ा है? तो आप इस पर पूरी तफसील करें। भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँ, जब कोविड-19 शुरू हुआ, आप बखूबी जानते हैं हम फाइनल ईयर में थे, जब कोविड-19 शुरू था, टॉप पे था, तब हमने ऑफलाइन पेपर दिए थे और हमारी जो परसेंटेज थी वो 60-70 में थी। लेकिन उसके बाद क्या शुरू हुआ, ऑनलाइन का सिस्टम शुरू हुआ, जैसे कि आप जानते हैं। बाद में जो बच्चे घर से पेपर लिखने लगे, चलो वो भी किसी हद तक ठीक था। लेकिन फिर जब कोविड डिक्लाइन हुआ, जब कोविड, लेकिन फिर कंटिन्यूसली बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं हमारे ऑनलाइन ही पेपर लो, क्योंकि जो बच्चे जो है घर पे ओपन बुक पेपर था तो देख के वो पेपर लिखते थे और परसेंटेज अच्छी खासी मिलती थी। मैं तो परसों हैरान हो गया जब मैंने परसेंटेज देखी 5th और 6th सेमेस्टर की। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है 83%, 85% नंबर, ये कहाँ से नंबर ला रहे हैं जब इन्होंने कोई क्लास अटेंड नहीं की, ओपन पेपर। लेकिन मैं आपको एक बार बताऊँ, ये नुकसान है। अगर अभी बच्चे खुश हो रहे हैं कि जी हमने इतनी परसेंटेज ली है, 80 ली है, 90, ये लेकिन नुकसान है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने फर्स्ट सेम ला का ऑनलाइन दिया है, मैं कहता हूँ आपको मुझे नुकसान हुआ है, टोटल नुकसान हुआ है मुझे। मतलब कोई फ़ायदा नहीं मिला है ऑनलाइन पढ़ के। हाँ मैंने भी ओपन बुक में लिखा है, अब रिजल्ट निकलेगा उसमें क्या होगा, लेकिन नुकसान है बच्चों का। अगर बच्चे आज खुश हो रहे हैं परसेंटेज पे, लेकिन इसमें खुशी की कोई बात नहीं, हमारा अपना नुकसान है। हम कल को कम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। जो बच्चे जब पंजाब में कब की यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, कब के कॉलेजेस खुले, हमारे यहाँ अब कॉलेजेस खुल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस हो रहे हैं, और हमारे बच्चे क्या है, जो हम बच्चे हैं, हम भी खुद स्टूडेंट हैं, हमारी एक थिंकिंग है कि नहीं हमें पास होना है, हमें नंबर चाहिए, हमें नंबर दिखाने, बट एक्चुअल में नंबर किसी काम नहीं आते हैं। ये सिर्फ एक धोखा है, हमारे अपने साथ नुकसान है कि हम ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं और ओपन बुक पेपर दे रहे हैं, हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ज़्यादती अपने आप से कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और नुकसान है इसमें सिर्फ हमारे लिए। आप ये बताइए, आप 3 कैटेगरीज़ में बच्चों की बात करें। पहले तो जो शुरू से लेकर प्राइमरी मिडिल तक हैं, उसके अलावा जो फिर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की बात करो, तीनों में किस तरीके के असरात पड़े कोविड-19 से, और उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से वो फिर से अपने आप को पढ़ाई के उस तवाज़ुन में ला सकते हैं? सबसे ज़्यादा नुकसान तो इदरीस भाई जो प्राइमरी तक बच्चे थे ना, उनका नुकसान हुआ, क्योंकि वो किंडरगार्टन में जाते थे, बच्चे नए बच्चे थे, खुलते थे, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, नई नई चीज़ें सीखते थे। वो घर में बैठे हुए हैं, वो घर में तंग, ना कहीं पिकनिक जाने का उनको स्कोप है, ना कहीं ट्यूशन जाने का, ना कुछ। जो कोविड के दौरान जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा मेरे हिसाब से वो प्राइमरी बच्चों के पड़ा। उसके बाद जो दूसरे बच्चे थे, प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक बच्चे थे, उनका
था, जो 11th-12th के बच्चे थे जिनका पीक टाइम था, जब उन्हें नीट में अप्लाई करना था, जब उन्हें जेईई मेंस में अप्लाई करना था, कंप्यूटर एग्जाम में बैठना, उनका नुकसान हुआ। उसके बाद जो हमारे पास ये कॉलेजेस के बच्चे थे, उन्हें आगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस देना था, उनका भी नुकसान हुआ। जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे थे, चलो खैर उनका जो जो हमारे स्कॉलर्स वगैरह हैं, उनने घर से भी किया, उनसे मैच्योर होते हैं वो। लेकिन जो 12th से नीचे तक के बच्चे हैं ना, ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे बंदा अगर सही ट्रैक पे नहीं रहा, अगर गाइडेंस सही नहीं रही टाइम टू टाइम, तो यहाँ बंदा भटक जाता है। और उससे भी ज़्यादा नुकसान 5th से नीचे जो बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो स्कूल जाते थे, नई नई चीज़ें सीख रहे, वो घर में बैठ गए, टीवी के सामने बैठ गए, कार्टून देखने लगे, या फ़ोन के साथ लगे। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों का हुआ मेरे हिसाब से, जो 5th के नीचे थे, उसके बाद जो 12th तक थे, उसके बाद जो अपर है उनके कम हुआ। क्या करना चाहिए उनको? अब जो है, अब जो हुआ है सो हुआ। अब हमें ये देखना चाहिए, जो पेरेंट्स को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि किस तरह से ये सारे सिस्टम को स्टेबलाइन करें। अब जो हमारे पास वैक्सीन भी आ गई है, जो चिल्ड्रन के लिए वैक्सीन आ गई है, जल्द से जल्द उनको वैक्सीनेट करें, उनको वापस स्कूलों में भेजें। एक साइकोलॉजिकल जो दिमाग में उनका जो गलत चीज़ें बैठ गई, जो मतलब वो चुप जैसे हो गए, बिल्कुल बंद हो गए, उनको खोल जाए। एक नई बहार जो बोलते हैं ना, एक जो बहार आती है, वो बहार फिर से आनी चाहिए, चहल पहल होनी चाहिए, ताकि बच्चे सीखें। और जो ऑनलाइन का सिस्टम है, इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए, ताकि बच्चे जो अपने दिमाग को दौड़ाएं, मेहनत करें पढ़ने में, और वैसे ही जैसे पहले सिस्टम था, जो मेहनत करके पास होते थे, वैसे ही फिर से पास हो और बच्चे फिर से स्कूल जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। तो इनके सवाल के जवाब से तो हमें बस सिर्फ ये लगता है कि यानी नुकसान चाहे प्राइमरी में हो, हायर सेकेंडरीज़ में हो, या फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हो, हर एक का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और जल्द से जल्द अगर क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट होती हैं तो शायद जिस तरीके का लॉस हुआ, अगर वो हम भरपाई तो नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम 10-20% तो इजाफा हो सकता है। इसके अलावा देखिए, आप मुझे ये बताइए, जैसा कोविड-19 से तो बहरहाल पूरी दुनिया को नुकसान तो हुआ ही, लेकिन आपको क्या लगता है चिनाब वैली में कौन सी ऐसी आफत है जो चिनाब वैली में जो है लोगों की जानें ले रही है? आपको क्या लगता है इस बारे में? भाई, चिनाब वैली में मेरे ख्याल से कोविड ने इतनी जानें नहीं ली हैं जितने ये एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ रोज़ बरोज़ होते आ रहे हैं। मेन वजह जो है कि कोई चीज़ सोचने के लिए तैयार ही नहीं कि आखिर वजह है क्या इन एक्सीडेंट्स की। मतलब क्या सिर्फ यही रोड है हमारे पास हिंदुस्तान में, और कोई रोडें पे गाड़ियाँ चलती ही नहीं है क्या? मसला यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का है, मसला यहाँ पे लोगों का है, मसला यहाँ पे ट्रैफिक निज़ाम का है। सबसे पहले तो मैं लोगों को जिम्मेदार ठहराऊंगा, जो लोग लापरवाही करते हैं। अगर कहीं पे मान लो आपने देखा ट्रैफिक वाला बैठा है, बस की चेकिंग कर रहा है, लोग वहाँ पे खुद उतरेंगे नीचे, सामने जाके ट्रैफिक वाले को क्रॉस करके फिर गाड़ी में चलेंगे। मुझे बोलो ट्रैफिक वाला वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ पे ट्रैफिक वाली गलती नहीं है। हाँ, अब गलती ट्रैफिक वाले की वहाँ जहाँ उसने देखा कि हाँ ये बस बुक जा रही है, लेकिन उससे 500 रुपये 1000 रुपये ले लिया, उसको छोड़ दिया, ट्रैफिक गलती। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती वहाँ पे है कि वो रोज़ चेकिंग नहीं करती है। महीने में एक बार ट्रैफिक वाला कहीं नाके पे बैठा होता है, किसी रोड पे बैठा होता है, उसको एक टारगेट, असल में इनको एक टारगेट दिया जाता है ऊपर से कि आपने इतना अमाउंट इस महीने जमा करना है। ये क्या करते हैं फिर, ये महीने में पूरे महीने नहीं बैठते हैं। कई कई जगह पे तो ऐसा होता है, जो मैंने खुद देखा है, कि इनके एक डीलिंग होती है कि हाँ जी आपको इतने महीने में इतने देने हैं हमें, ताकि फिर आप करोगे। लेकिन इनका काम होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होना चाहिए कि रोज़ चेकिंग हो। अगर आपको पता है ये सेंसिटिव किश्तवाड़ डोडा बुलडोडा रोड सेंसिटिव रोड है, इस पर हर जगह नाके पे चेकिंग होनी चाहिए। और जो पुलिस वाला है उसको आपको जिम्मेदार ठहराना होगा, अगर उसके होते हुए वहाँ से ओवरलोड गाड़ी जाती है और उस पर चेकिंग नहीं होती, उस पर एक्शन नहीं होता है, उस पुलिस वाले को, उस स्टेशन ऑफिसर को और उस ट्रैफिक वाले को जिम्मेदार ठहरा होगा। जब तक ना आप किसी पे जिम्मेदारी आयद करोगे, तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात मैं लोगों को कहूँगा कि आपकी अपनी जान है, अगर आप अपनी जान की फ़िक्र नहीं कर रहे हो तो आप कल को किसके जान की फ़िक्र करोगे? मतलब आप खुद ओवरलोड करते हो, और कई बार तो ये तो मजबूर करते हैं ड्राइवर को, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं मतलब मजबूर कर रहे हैं ड्राइवर को। आप मान लो कि यहाँ पे हम ही स्कूटर चलाते हैं, जहाँ भी ट्रैफिक आते हैं हेलमेट लगाते हैं, बाद में निकाल के, ये क्या है, सीट बेल्ट लगाते हैं, ट्रैफिक वाला देखा बाद में सीट बेल्ट भी निकाल देते हैं। ये हम अपने आप से नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक पुलिस, लोगों को, सबको एक साथ मिलकर अगर करना होगा तो सबको करना होगा, वरना अगर एक करेगा दो नहीं करेंगे उससे काम नहीं चलेगा। जब करना है सबको बराबर में अपनी जिम्मेदारी लेनी है, और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ फंडामेंटल राइट है वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंसानों पर कुछ बनती है जो उनको पालन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, एक माकूल जवाब दिया ताबिज़ अरगर ने। एक स्टूडेंट तो हैं ही, सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ तजुर्बाकार बातें भी इन्होंने की हैं। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि कोविड-19 से हमारे डोडा में उतनी जानें नहीं गई जिसका इतना ज़्यादा खौफ लोगों को था, और वाकई उसका पालन भी करवाया गया, लोगों ने किया भी, उसका पूरा फॉलो किया। लेकिन जिस चीज़ से वाकई हमारी जानें कंटिन्यूसली होती आ रही पिछले कई सालों से,
लेकिन उस पे जो है हम सब लोग चुप हैं। और उसमें इन्होंने कहा कि लोग भी उसके लिए कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं, और ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक इंतज़ामिया जो है अगर सिस्टम को ठीक कर दें तो बेहतर हो जाए, तो यकीनी तौर पर जो है वो ठीक हो सकता है। ज़िला इंतज़ामिया और स्टेट इंतज़ामिया इस पर कड़ी नज़र रखेगी तो वाकई इन चीज़ों में कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहो तो सिर्फ एक बार नहीं, कंटिन्यूसली ऐसे हादसा आते रहेंगे और धीरे धीरे चिनाब वैली से लोग जो है यहाँ से हमसे जुदा होते जाएंगे, और कितने घर उजड़ सकते हैं, कितनी बहनें बेवा हो सकती हैं, कितने बच्चे यतीम हो सकते हैं, तो ये आप खुद जान सकते हैं। तो इस पे ये एक ऐसा हमारे चिनाब वैली के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा है कि ट्रैफिक इंतज़ामिया इस पे कड़ा शिकंजा कसे, यही यहाँ के लोग उम्मीद करते हैं। और यही ताबी जरगर जी ने हमारे साथ इस पर बात की है। इसके अलावा ताबी जी, एक और सेंसिटिव मसला चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में। मैं जानना चाहूँगा, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक नौजवान हैं, सबसे बड़ी बात क्या सोचते हैं नौजवान? जिस तरह से परसों नौजवान वहाँ कश्मीर में हंगामा के हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट के मैच पर ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत गई है, तो मतलब नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको नहीं लगता है कि वो काबिल मज़म्मत चीज़ है जो उन्होंने किया? आप इस पर क्या टिप्पणी करें? देखो इदरीस भाई, सबसे पहले तो काबिल मज़म्मत बात है कि मतलब जिस तरह से वहाँ पे पटाखे फोड़े गए या जिस तरह जश्न हुआ, वो तो बिल्कुल सरासर गलत है। और जब आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो अब उनकी भी जो काफ़ी रेस्ट्रिकेट कर रही है बच्चों को काफ़ी, लेकिन मेरा यहाँ पे मेरी एक अपनी राय है, अपना ओपिनियन, कोई मुझसे मुत्तफिक हो या ना, मेरी ओपिनियन है कि देखो ये बफर जोन है, हमारी जो स्टेट है ये आज से नहीं, ये 47 एक बफर जोन में है। मतलब यहाँ पे अमन नहीं है, यहाँ पे चैन अभी तक नहीं है। कितनी सरकारें आई, कितने गवर्नर आए, लेकिन चैन या सुकून नहीं है। अब मगर अगर आप चाहते हैं कि जो मतलब मोदी सरकार के एक ओपिनियन है कि दिल्ली की दूरी जो है, अमित शाह ने कहा मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूँगा, मैं यूथ से बात करूँगा, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो, मुझे बोलो कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता है पाकिस्तान पाकिस्तान, वो बढ़ता है, घर में देखता है, माहौल देखता है, आज से फिर जाके ये चीज़ें आती। मेरा ये मानना है जिस तरह गवर्नर साहब ने, एलजी मनोज सिन्हा ने साहब ने, या एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है कि उनको रेस्ट्रिकेट किया है, उनको इससे काम नहीं होगा। नफ़रत को आप नफ़रत से कभी मिटा नहीं सकते हो। मेरा ओपिनियन है कि अगर इसके बदले जो आपने उनको रेस्ट्रिकेट किया, उन पर एफ लगे, अगर उनको आप एक मौका दो, उनको अपने पास बुलाओ, उनसे बात करो, उनकी काउंसलिंग करो। मान लो इदरीस में हमारे घर में कोई हमारा भाई या कोई बहन कोई गलत कर रहा पे है, कोई नशा करती है, तो हम क्या उसको मार देंगे? हम क्या उसको घर से निकाल नहीं, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। असली वजह क्या है? हमारे यहाँ सबसे कमी जो रही, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, कि हमारे यहाँ कोई समझने को तैयार नहीं कि असली वजह है कहाँ। ग्रास रूट लेवल पे कोई जाने को तैयार ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर एलजी मनोज सिन्हा साहब, मैं उनसे मिला हूँ जब यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मुशायरा था, मैंने उनको सुना है, और मेरे को वाकई में उस वक्त बहुत खुशी हुई थी जब मैंने उनकी बातें सुनी थी कि नहीं, ये बंदा जो है ये वाकई में सोचते, पढ़े लिखे इंसान है, ये सोचेंगे कि नहीं, अगर मुझे इसके मसला जड़ तक जाना है, मसला ये है, आपको बात करनी पड़ेगी उससे। अगर आप कहोगे कि नहीं इसने गलत किया, इसको निकाल दूंगा इस टर्म में, हाँ आपके पास पावर है, आप निकाल दो, बट उससे नफरत ज़्यादा फैलती है। मेरे हिसाब से उससे नफरत ज़्यादा फैलती है। अगर आपको इस चीज़ को ख़त्म करना है, आपको बात करनी पड़ेगी। जिन बच्चों को आपने रेस्ट्रिकेट किया, उनसे एक बार बात तो करो, एक बार उनसे माफ़ी नामा ले लो, उनसे बात करो कि आखिर आपने किया क्यों ऐसे, ये कौन सी वजह है जो आपको मजबूर करती है कि अपना देश, जो हमारा हिंदुस्तान देश है, इसको छोड़कर आप पाकिस्तान की सेलिब्रेशन करो। ये क्या वजह है, ये कहाँ पे कमी हो रही है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर आगरा में हमारे 3 बच्चे कश्मीर के ऊपर एफआईआर लगती है, यहाँ पे हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप रोते हैं, या दिल्ली में होता है, तो ये सरासर मेरे हिसाब से एक गलत चीज़ है और एक गलत पॉलिसी है। पॉलिसी अगर चाहते हो कश्मीर का दिल जीतना चाहते हो, जम्मू कश्मीर को अमन में लाना चाहते हो, आपको प्यार देना पड़ेगा। अगर आप बलबूते पे, डंडे के बलबूते पे, जोर जबर के बलबूते पे, हाँ आप वक्ती तौर पर कामयाब हो सकते हो, लेकिन आप मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकते हो। इतिहास गवाह है, जब जब नफरत के बदले नफरत मिली है तो नफरत ही फैली है। अगर आप नफरत के बदले प्यार देना चाहते हो, आप इक़्तिदार में हो, सबसे बड़ी बात ये होती है जिसके पास ताकत होती है और वो माफ़ करे ना, सबसे बड़ी बात होती है। और ये हर एक के पास की बात नहीं होती है। ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया था, उस वक्त काफिरों को माफ़ कर दिया था वहाँ पे, तब जाके अमन फैला था ना, पूरी दुनिया में अमन फैला है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर इंतजामिया से, IG कश्मीर विजय कुमार साहब से रिक्वेस्ट है, DGP दिलबाग सिंह से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ उन यूथ से बात करो। ये हमारे अपने बच्चे, ये हमारे बहन भाई है, इनसे बात करो, इनसे पूछो कि वजह क्या है, आखिर में वजह क्या है, कहाँ पे कमी हो रही है, इनसे पूछो, इनसे बात तो करो एक बार कृपया। मतलब मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि इन पे FIR, लेकिन नफरत नहीं फैला। मैंने यूनिवर्सिटी में देखा, मैं अपने बैचमेट्स को देखा, वो भी लड़ रहे हैं। क्या मकान हासिल करना है? आप कहते हैं कि गिने चुने लोग हैं, चलो गिने चुने, ये भी तो हमारे अपने लोग हैं, ये तो पराए तो नहीं ना है, अपने लोग हैं, इनसे बात करो।
अगर मैं कहता हूँ अगर एफआईआर लगने के बजाय, चलो एफआईआर लगी, अगर इनको आपने बुलाया होता ना, अपने पास बिठा के बात की होती ना, कसम खा के कह रहा हूँ मैं, ये हालात बदल जाएंगे, वाकई में बदल जाएंगे। एक पेड़ जो है वो बचपन से टेढ़ा है, उसको आप बड़े होके जोर जबरदस्ती सीधा नहीं कर सकते हो। ये टेढ़ा हो गया, इसको छोड़ो, नई जनरेशन देखो, नई जनरेशन में आप एतमाद हासिल करो, उनको बोलो कि नहीं आप गलत हो। जब तक ना हम नई जनरेशन पे ये फोकस करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं बनेगा, जोर और ज़बरदस्ती हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। ये मेरी अपना ओपिनियन है। बहुत खूबसूरत बात आबिद जी ने इस मामले पर बताया कि मोहब्बत और प्यार हर चीज़ का तोड़ है। अगर मोहब्बत और प्यार से कुछ इस तरीके से किया जाए जम्मू कश्मीर में, तो वाकई मेरा इसमें जो है आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वाकई इनका जवाब तो आ ही गया है। इसके अलावा अब मैं काफ़ी सारे मुद्दे तो थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब बेहतर हो कि कम से कम हो, ताकि लोग भी सुने और जो है वहाँ तक भी ये बातें पहुँचें, और ज़्यादा जितना होता है तो उतना ज़्यादा लोग काम देखते हैं। तो हमारा हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनल को देख करके जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारा साथ दें जिस तरह से आप देते आए हैं। और इंतखाबात में जैसे अभी कुछ लग रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है कि अब इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, सीएम बनने वाला है, एमएलएज बनने वाले हैं, तो मतलब क्या लगता है आपको चिनाब वैली की हालत, चिनाब वैली के लीडर्स, चिनाब वैली के लोग, और मतलब क्या आप सोच रहे हैं कि कौन आना चाहिए अब यहाँ पे, कौन चलाए इस निज़ाम को? भाई सबसे बड़ी बात तो ये, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए इलेक्शन ही, लेकिन सबसे प्रायोरिटी होती है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, एमएलए बनेगा। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा इससे पहले कि मतलब दुनिया में अभी जो है ना लीडरशिप क्राइसिस है। मतलब फेस के बदले अपोजिशन में कोई मिल नहीं रहा है। मतलब जैसे मोदी जी, उनके अपोजिट में कोई खड़ा हो नहीं पा रहा है। वही क्राइसिस हमारे चनाब वैली में है। मुझे आप एक बात बताओ, चनाब में कौन सा लीडर है हमारे पास, मतलब जो पूरी चनाब वैली में जिसकी शनाख्त, जो किश्तवाड़ में भी हो, जिसको भदरवा में भी एक्सेप्टेंस हो, जिसको रामबन में भी एक्सेप्टेंस हो, जिसको उधर बटोत में भी एक्सेप्ट, कोई नहीं है। मड़वा में शेख जफरुल्ला आए हैं, यहाँ चराला में आज नए वो महराज साहब आए हैं, वहाँ सजाद साहब हैं, यहाँ सुनील शर्मा, यहाँ सुरूडी साहब हैं, यहाँ मजीद साहब, यहाँ खान, हर एक डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई एक लीडर होता ना जो इन सबको साथ चलाता, चनाब वैली की बात कोई करता ना, बोलते हैं हिल डेवलपमेंट काउंसिल हमें चाहिए, वो कौन मांगेगा? वो बिखरे हम, मतलब हम वो थे ना कि एक हो जाए तो बन सकते हैं मुबी, खुर्शीद मुबी, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी, इन नहीं बनेगी। अगर हमें कोई भी इशू हमारा चनाब वैली का, हिल डेवलपमेंट काउंसिल का है या कोई मुद्दा है, हमारे पास एक लीडरशिप होनी चाहिए। वो कोई एक्सेप्टेंस है नहीं हमारे पास, लीडरशिप कोई नहीं, और कोई एक्सेप्ट करेगा। अगर कल को मजीद साहब भी बोलते हैं कि चलो जी मैं लीड करता हूँ चनाब वैली को, नहीं मानेगा, हर कोई नहीं मानेगा। मैं कहता हूँ किसी एक को ऐसा आना चाहिए। अब बात आई यहाँ पे कि एमएलए कौन बनेगा। भाई मेरी ये बात है कि अगर सेकुलर फोर्सेज यहाँ पे जो इतिहाद डीडीसी इलेक्शन में हमने किसी कॉन्स्टिट्यूशन में देखा, अगर वो इतिहाद हुआ तो जो डोडा की जो मैन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे कांग्रेस है, एनसी, अगर वो जो चाहेंगी तो वैसा हो सकता है। लेकिन अगर ये फिर भी बिखरे हुए रहे, कोई एक भी उठा, दूसरा भी उठा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा उठा, तो नुकसान इनका होगा। जो फोर्सेज जिसने लास्ट टाइम जीता था वही आगे आएगा, और फिर हम वैसे ही हाथ के हाथ धरे के बैठ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। जो नई लीडरशिप उभर रही थी, मुझे किसी लीडर पे बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे देख के कि जो डीडीसी काउंसिल उभर रही, लेकिन मैंने फिर देखा वहाँ पे वो अफसरों से बदतमीजी कर रहे हैं, वो इलिटरेट लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिसर से आप ऐसे बदतमीजी कर रहे हो कि जैसे पता नहीं आपने उसको नौकर समझा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट अफसर काम नहीं करता है, एक तरीका होता है, उसके ऊपर एक अथॉरिटी होती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, आप उससे बात करो, उसको डिसमिस करा दो, सस्पेंड करा दो। लेकिन अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो और उसके बाद आप ऐसे बदतमीजी करो जैसे आप कोई जाहिल इंसान हो, तो ये सरासर गलत है। अभी आपका शुरुआत का कैरियर है। मेरे किसी भाई के लिए मैसेज है कि अभी आपका शुरुआत का कैरियर है भाई, तो अभी इस चीज़ में नहीं इंडल्ज। मैं छोटा सा एक नादान सा इंसान हूँ, मतलब अभी मैं जानता क्या हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ मैं उसको कहता हूँ कि आपने बहुत दूर जाना। अगर आप ऐसे ही लड़ते रहोगे ना, छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ के साथ गुस्सा करोगे, उनसे गाली गलौज करोगे, उनसे हाथापाई करोगे, इससे आप कहीं दूर नहीं पहुँचोगे। आप जहाँ पे हो उससे नीचे आ जाओगे। इसलिए मेरी सलाह है हर एक पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे कि सोचो, एक अकॉर्ड होना चाहिए था चनाब वैली पॉलिटिकल पार्टीज़ का, सबको बैठना चाहिए था, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बैठना चाहिए था, एक डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन लेना चाहिए था कि वाकई में किसको हम उठाएं। कोई एक टीम तो बनाए ना, एक अकॉर्ड तो हो। अगर दविंदर राणा जी जम्मू डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चनाब वैली डिक्लेरेशन भी तो होना चाहिए। चनाब वैली डिक्लेरेशन में चनाब वैली के लीडर्स होते हैं जो बात करें, जो लोगों के हक की बात करें, अपने हक की नहीं, लोगों के हक की बात करें। और जो नया यूथ है, नए जो लीडर्स हमारे सामने आ रहे हैं, उनको मौका दें, उनको पढ़े लिखे लोगों को मौका दें। और लोगों को एक बार मैं कहना चाहूँगा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि
अपनी नफ्सी को अभी छोड़ दो, अपनी नफ्सी जो है ना, इसको अभी इस वक्त आप छोड़ दो और अपना फ्यूचर देखो, अपने बच्चों का फ्यूचर देखो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हालात जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए हमें एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो हमको सही राह पे ले, एक ऐसा रहनुमा चाहिए जो वाकई में लोगों के फलाह व बहबूद के लिए काम करे, जिससे लोगों की तरक्की हो, इलाके की तरक्की हो और हमारे चनाब वैली की खसूसन में तरक्की हो। लेकिन दाबिश जी देखिए, एक बात तो यह है, आपका कहना तो दुरुस्त है कि भाई नई लीडरशिप हो, लेकिन एक बात यह है कि सिस्टम ऐसा है कि जो पार्टीज़ हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, जो भी मैंडेट देते हैं अपने कैंडिडेट्स को, तो वो उन्हीं गिने चुने नुमाइंदों को ही तो वो मैंडेट देते हैं। जो बाकी लोग हैं तो जैसे उनका कोई जिक्र ही नहीं उनके पास, मतलब मैंडेट ही नहीं जब मिलेगा तो कहाँ से लड़ेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पार्टी में 20-30 साल से है, पार्टी उसी को मैंडेट देती है, मगर यहाँ पे भी मैं कहूँगा गलती हम लोगों की है। मान लो अभी आप एक एमएलए हो, अगर मैं चाहता था, मेरे मन में 1 साल पहले ये बात है कि नहीं यार मैं इसके खिलाफ उठूंगा, लेकिन जब आप एमएलए बाई चांस बन गए, मैं अब अपने काम निकालने के लिए आपका जी जनाब करूंगा। ये जी जनाब, ये झुक के रहना किसी लीडर के सामने, ये इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप में कैलिबर है, अगर आप देखते हो कि नहीं यार मैं इससे बेहतर लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ, तो आप उठो ना, आप लड़ो ना। एक बार कामयाब नहीं होगी, दूसरी बार नहीं लड़ो। जो पार्टी हाईकमांड है वहाँ तक बात तो पहुँचाओ कि नहीं, यहाँ पे जो है आपका जो नुमाइंदा है, इसका टाइम हो गया है, अब ये अब नहीं है, इस कैलिबर है, अब आप नई पार्टी को बोलते। लेकिन जब हम पार्टी हाईकमांड तक पहुँचेंगे नहीं, जब हम पार्टी को मतलब ये बात पहुँचाएंगे नहीं अपनी कि हाँ हम यहाँ पे हैं, जब कोई वहाँ से आता है तो अब हम सब साथ में उसके खड़े हो जाते हैं, बाद में नहीं कि हम बातें करते हैं, उससे नहीं होगा। मेरा एक अपनी ज़िंदगी का एक उसूल है, क्योंकि मैं एक इस्लामी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो चलो उस अल्लाह का शुक्र है कि एक डर नहीं रहा है। मैं सीधा कहता हूँ कि अगर मुझे लगेगा कल को कि नहीं आप किसी के सामने लीडर से बेहतर कर सकते हो, मैं बोलूँगा सामने कि हाँ मैं आपसे बेहतर इस चीज़ को कर सकता हूँ और मैं ये चीज़ करूँगा। वैसे ही मैं कहता हूँ जो उभरते हुए यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं जो DDC में जीत के आए हैं, कि उनको चाहिए अपने आप को प्रेजेंट करें स्टेट लेवल पर, ना कि यहाँ पे छोटे छोटे अफसर से लड़े, यहाँ छोटे छोटे अफसर के पीछे पड़े। डिलीवर करें, लोगों को बताएं कि नहीं ये जो आपने चुना था पहले, अब इसका टाइम नहीं है, ये नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू बेटर, मैं इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, जैसे वो चुन के आए हैं मैं इससे ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। आगे की सोचें, बहुत आगे की सोचें, छोटी छोटी चीज़ों पे अभी रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, दूर की सोच रखें। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी और जिस तरह से जो जमहूरियत का जो डेमोक्रेसी का जो मतलब मकसद है वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ ताबिश ज़रगर नए उभरते नौजवान हमारे ज़िला डोडा और चिनाब वैली से हैं, जिन्होंने काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें समझाने की हमारे यहाँ के लोगों को कोशिश की है। तो हमें उम्मीद है कि जो है आपके लिए मुफीद साबित हो, इसलिए हमने इनको बुलाया था ताकि कुछ ऐसी नफ़ाबख्श चीज़ें आप तक पहुँचें जिनसे शायद कि आप लोगों की सोच भी बदल सके और जो गलतफहमी है वो भी दूर हो सकें। और इसके अलावा जिस तरीके का माहौल हमारे यहाँ पे हादसात का है, इस पे सख्त से सख्त ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो आवाम है वो भी समझे। अपने जो ट्रैफिक के कवानीन हैं, जो ज़वाबित हैं, जो उसूल हैं, उन्हें हम अपनी ज़िंदगियों पर लागू करें। हमें ज़रूरत ही ना पड़े ट्रैफिक जो पुलिस है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े वो कानून हमें सिखाएं या दिखाएं, हम खुद से उस चीज़ को करें। वो खुद देखें यार ये जो है पूरे कानून में है, पूरे जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक चल रहा है, तो न तो चालान ही कटेगा, न ज़्यादती ही होगी और न हादसात ही इस तरीके के सामने आएंगे। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम, खूब से खूबतर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से
बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9906763071।